आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीएसटी की कंप्लाइंस को लेकर। क्या है? जीएसटी कंप्लायंस। जीएसटी कंप्लाइंस। ओके। अब जीएसटी कंप्लाइंस को हमने दो तीन भागों में बांटा हुआ है, उसी हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या टॉपिक है अपना? जीएसटी कंप्लाइंस। ठीक है। जीएसटी कंप्लाइंस बोले तो कि आपको जीएसटी में कौन कौन से काम करने हैं। आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया। जीएसटी कंप्लाइंस को मैंने तीन पार्ट्स में बांटा है। मतलब जीएसटी में आपको क्या क्या काम करना होता है। तो जीएसटी में हमने तीन हिस्सों में इसको बांटा है। एक तो है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इनवॉइसिंग और तीसरा है रिटर्न। ये तीन कंप्लाइंस आपको मेनली करने होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको जीएसटी के सारे जो रूल एंड रेगुलेशन आपके ऊपर है वो लग जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कौन लेता है? तो रजिस्ट्रेशन बोला गया सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने, ठीक है, सीबीआईसी ने। क्या है? इसकी गवर्निंग बॉडी है जीएसटी की, कौन है? सीबीआईसी। बोलो। सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। हाँ, एक मिनट। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स की कौन होती है? जो इनकम टैक्स देखती है, वो उस बॉडी का नाम होता है सीबीडीटी। क्या नाम होता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इन दोनों की चेयरपर्सन कौन है, हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें अब इसके नीचे रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जॉइंट कमिश्नर होते हैं, क्लर्क होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो सारी चीजें हायरार्की होती है पूरी। और ये दोनों किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब देखो, जीएसटी कंप्लाइंस को हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब रजिस्ट्रेशन किसको लेना है? भाई ये जो गली में छोले भटूरे बेच रहे हैं, छोटे मोटे जो मंगल बाजार, वीर बाजार, ये हर जगह बाजार लगते हैं ना, छोटे छोटे गलियों में, है ना, जो गलियों में बाजार लगते हैं, छोटे छोटे स्मॉल मार्केट्स लगते हैं, ये क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है इनके पास? नहीं सर। क्यों नहीं नो होता? सर, तो ये क्यों नहीं छोटे बिजनेसमैन है सर, होता है? या वेंडर है सर, छोटे वेंडर। छोटे और बड़े की कोई क्राइटेरिया नहीं है। ए 50 रुपी नोट इज नथिंग फॉर समवन एंड एवरीथिंग फॉर समवन, है ना। 50 रुपए का नोट शायद आपके लिए कोई वैल्यू ना रखता हो, पर एक जो गली में कबाड़ा बेचने वाला है उसके लिए बहुत वैल्यू रखता हो। तो छोटा बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नमेंट ने सिंपल बोला कि अगर आप गुड्स में डील करते हो, क्या बोला? अगर आप गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख, और आप सर्विस में डील करते हो इसमें तो 20 लाख, और आप अगर गुड्स सर्विस दोनों में डील करते हो तो 20 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला? इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये तीनों क्राइटेरिया हो जाते हैं इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो जिस दिन कंप्लीट होंगे फाइनेंशियल ईयर, उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कहां अप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। पोर्टल में। हाँ, उनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट का क्या नाम है? www.gst.gov.in। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके क्या करना पड़ेगा? आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप सबको बताया है। यस सर। हाँ, तो वैसे ही जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। किसको? अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख,
अगर सर्विस में डील करते हैं तो 20 लाख, दोनों में गुड सर्विस दोनों में डील करते हैं तो 20 लाख की टर्नओवर विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल फर्स्ट अप्रैल सर, 31 मार्च। अब 31st। हाँ, Yes. 1 अप्रैल से मान लो आज के दिन, आज क्या है 23 नवंबर, आज के दिन उसकी टर्नओवर, उसके वो गुड्स में डील करता था, उसकी टर्नओवर 40 लाख आज कंप्लीट हो गई। तो आज से 30 दिन के अंदर उसको क्या लेना है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने क्या करा, इस पे पेनल्टी भी लगाएंगे और अब तक की जितनी गुड्स बेची होगी सब पे क्या लगा देंगे? टैक्स, उससे जीएसटी चार्ज कर लेंगे। वो बोलेगा भाई मैंने आगे तो बिल दिया ही नहीं, आगे से जीएसटी नहीं आया, हमें नहीं पता, तूने नहीं दिया तो तुम भुगतो, पर हम तो आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेना है। पर कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर आपको ये टर्नओवर नहीं देखनी होती है। जैसे कि आप वेंडर हो, आप चाहते हो कि आप दिल्ली से माल बाहर बेचो, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करो, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी। अगर आप इंटरस्टेट करना चाहते हो तो डे 1 से आप रजिस्ट्रेशन लो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो आप फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, विद इन द स्टेट कर सकते हो, इंटरस्टेट हम अलाउड नहीं करेंगे। इंटरस्टेट सेल किसको? इंटरस्टेट सेल उसी को अलाउड करेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। परचेज तो कर सकते हो आप, बाहर से माल तो मंगा सकते हो, पर अगर आपको सेल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर। ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशंस रखी और इन कंडीशन की वजह से 90% लोगों ने जीएसटी नंबर ले रखा है। ओके, तो पहली कंप्लायंस क्या है? रजिस्ट्रेशन करना। अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया जी, रजिस्ट्रेशन लेने के 50 डेज के अंदर आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट ओपन करवाना है अपनी फर्म के नाम से, जिस नाम से भी आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, उस 50 डेज के अंदर एक करंट अकाउंट ओपन करवाना है और उसको कहां अपडेट करना है? जीएसटी के पोर्टल पे। ठीक है, जीएसटी के पोर्टल पे अपडेट करना है। ये कौन सी कंप्लायंस चल रही है बेटा? अभी रजिस्ट्रेशन की। फिर फ्यूचर में आप कभी अपना ऑफिस चेंज करते हैं, प्रिंसिपल कोई क्या करते हैं? चेंज करते हैं ऑफिस, या कोई एडिशनल प्लेस लेते हैं, जैसे कि गोदाम, शॉप, एक ऑफिस तो है ही आपका, उसके साथ आप गोदाम ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं और कोई ऑफिस खोलते हैं, तो एडिशनल प्लेस। ठीक है, एडिशनल प्लेस ले लेते हैं तो भी आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन पे जाके उसकी कोर डिटेल और नॉन कोर, ये मैंने बताया हुआ है, पुरानी वीडियो देख लेना, नॉन कोर डिटेल में जाके आपको अमेंडमेंट करनी होती है। तो ये कंप्लायंस किससे रिलेटेड थे? बोलो। रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है नहीं, तो उसके लिए क्या देखोगे? 20 लाख सर्विस के लिए, 40 लाख गुड्स के लिए, और गुड सर्विस दोनों में डील करते हो तो 20 लाख रुपए। अगर एक फाइनेंशियल में हो रहा है तो जिस दिन हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर आप ले लो। क्या करो? उसके 30 दिन के अंदर आप क्या ले लो? रजिस्ट्रेशन ले लो। कहां से? ये साइट गिवन है www.gst.gov.in। उसके बाद क्या करो? 50 डेज के अंदर जैसे खुल जाता है, करंट अकाउंट खुलवा के उसको अपडेट कर दो। जीएसटी पोर्टल में बैंक डिटेल अपडेट की ऑप्शन आती है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना? और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसी दिन से आपके ऊपर सारे कंप्लायंस लग जाएंगे, जो जीएसटी के कंप्लायंस है जिसकी मैं बात करता हूँ। फिर फ्यूचर में कोई चेंज करते हो, एडिशनल प्लेस चेंज करते हो, तो कोर और नॉन कोर डिटेल में जाके इनको फिल करते रहो। जैसे कोई नया आइटम है, एचएसएन में डील करना शुरू करो तो वो डिटेल डाल दो, है ना? एड्रेस चेंज कर रहे हो तो वो सब डाल दो। कोई प्रोप्राइटर की कोई चेंज हो रहा है, सारी चीजें इसमें आप चेंज कर सकते हो जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे। जैसे ऑफिस है, 2-3 साल में कोई चेंज करता है, अगर रेंट पे है तो वो टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अचानक कभी विजिट हो गई और आप उस प्लेस पे नहीं मिले तो क्या कर देंगे? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और स्टार्टिंग से कैंसिल करेंगे। जब स्टार्टिंग से कैंसिल करेंगे तो जिसको आपने इनवॉइस इशू किए होंगे उन्होंने आईटीसी लिया होगा, सारा आईटीसी उनका खत्म हो जाएगा, उनको आईटीसी
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लायंसेस है। सर जी अगर हमको सबमिट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, क्या हम डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ जी, आपने जो भी आपने सबमिट किए डॉक्यूमेंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पुराने टीआरएन से खोल के। मेल पे टीआरएन पड़ा होगा, उसे डाउनलोड करके आप सारी चीजें डाल सकते हैं जो आपने अपलोड किए होंगे। दूसरा कंप्लायंस किस चीज का है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया एक बार, रजिस्ट्रेशन किसको लेना मैंने आपको बता दिया, या तो आपकी टर्नओवर हो या फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली से बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सेल करना चाहते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक बार रजिस्ट्रेशन आपके पास हो गया तो आपको क्या करना है, फिर इनवॉइस रेज करना है। क्या करना है जी, इनवॉइस रेज करना है। इनवॉइस रेज करना है। आपके पास रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आपको क्या बनाना है, बिल बनाना है जिसे बोलते हैं। तो इनवॉइस आप दो तरीके का बनवाओगे, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अब एक बात बताओ, जो अभी इन्होंने बोला था छोटा वेंडर जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो क्या आपसे जीएसटी चार्ज करेगा? बोलो। नो सर। नहीं करेगा सर। आप गली में जाके छोले भटूरे खाते हैं, हाँ सर। तो छोले भटूरे खाते हैं, वो आपसे अमाउंट लेता है, बिल देता है आपको? नहीं सर। क्यों नहीं देता? सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका। पहले चीज तो ये क्लियर करो, हम उससे बिल मांग सकते हैं, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बिल का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो वो हमें टैक्स इनवॉइस देगा, बिल ऑफ सप्लाई देगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या करेगा, सिंपल इनवॉइस दे देगा। भाई इनवॉइस तो दे ही सकता है, इनवॉइस पे जीएसटी हमसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम किसी ऐसे पर्सन से मटेरियल खरीद रहे हैं जो उसकी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या हमें इनवॉइस नहीं देगा? देगा सर, देगा। देगा। अगर हम उससे डिमांड करेंगे तो इनवॉइस दो, वो बस वो एक तो टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकता, क्योंकि टैक्स इनवॉइस कौन रेज कर सकता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए क्या चाहिए होता है, टैक्स इनवॉइस, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हमें टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाएगा, और हमें टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाएगा तो हम आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी लेने की कंडीशन मैंने बताई थी ना, लीगल डॉक्यूमेंट, तो उसमें पहला क्या था, इनवॉइस, है ना, इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट। तो इनवॉइस तो कोई भी दे सकता है, पर टैक्स इनवॉइस वो दे सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। समझे? जी सर। ये देखो जरा एक बार, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये देखो, अब ये इनवॉइस है, ठीक है। अब कंपनी का नाम कोई भी लिख सकता है, कंपनी के नाम से जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, उसने खोल ली राम एंड कंपनी, अकाउंट खुलवा लिया, बिल किसका कर रहा है, ये भी कर दिया, अपनी सर्विस दे दी। मान लो ये इलेक्ट्रीशियन है, बिजली ठीक करता है, इसने अपने सर्विस चार्ज लिख दिए 200 रुपए, लेबर चार्ज लिख दिया, बस ये टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। जो नीचे लिखा है ना टैक्स, टैक्स किस लिए चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बस इनवॉइस तो बना ही सकता है। हेलो, जी सर, बना। इनवॉइस कोई भी बना सकता है, पर उस इनवॉइस पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये मोस्टली जगह तुम्हें ये मिलता होगा इनवॉइस देखने को। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो आपको क्या देगा, टैक्स इनवॉइस देगा। टैक्स इनवॉइस कैसा होता है, वो मैंने कई पार्टियों का रिटर्न कराया होगा, आपको कंप्यूटेशन वगैरह कराई होगी तो देखा होगा आपने, याद है?
जी सर। यस सर। ये देखो, ये मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी आपने, इतनी सारी क्लास हो गई है। तो मैं थर्ड क्लास में कंप्यूटेशन कराई थी, यस सर, फोर्थ थर्ड में और कराई फोर्थ थी। में सर। अरे चलो इधर दिखा देता हूँ आपको। सर सेकेंड और फोर्थ क्लास में थे सर। कोई नहीं, दुनिया भर के पड़े हुए हैं। ये देखो, ये क्या है? ये टैक्स इनवॉइस है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? बोलो। टैक्स इनवॉइस। ट्वाइस इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब वो पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये केपी इंटरप्राइजेस पार्टी का नाम है। ये टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जीएसटी नंबर है, ये 07CHXPK2271D1Z5। इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसलिए क्या रेज कर रहे हैं? टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हैं और आगे से जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ये हो गया, गवर्नमेंट ने एक तरह से आपको एजेंट अपॉइंट कर दिया कि भाई आप हमारे बिहाफ पे आगे से टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को जमा करो। तो टैक्स इनवॉइस कौन रेज कर सकता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अब देखो, ये केपी की परचेज है। परचेज किससे की है? कैनन इंटरप्राइजेस से। कैनन इंटरप्राइजेस ने इनको क्या दिया है? टैक्स इनवॉइस, है ना? और इनसे क्या चार्ज किया है? जीएसटी चार्ज किया है। समझ में आया? तो इनवॉइस कोई भी रेज कर सकता है। टैक्स इनवॉइस कौन रेज करेगा? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। और बिल ऑफ सप्लाई का क्या मतलब हो गया? बिल ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया कुछ ऐसे आइटम है जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता, है ना? जैसे कि फूड ग्रेन है, अनाज जा रहा है। अब अनाज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो इनवॉइस तो बनेगा ही ना, और वो जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन है, पर अनाज पे जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या, उस केस में क्या करो कि अगर आप नीचे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो तो ऊपर क्या लिख दो? बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिख दो? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो जीएसटी में दो तरह के इनवॉइस है। पहली चीज तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप टैक्स इनवॉइस बनाओगे या बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे। अगर उस आइटम पे टैक्स लगता है और आप आगे से टैक्स चार्ज कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस, अगर उस पर टैक्स चार्ज नहीं उस पर टैक्स नहीं लगता तो बिल ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस बनाना है। अब इनवॉइस बनाते टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंडेटरी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है जी, बताओ मेरे साथ साथ। एक तो इनवॉइस नंबर होना चाहिए, और बताओ इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए? सर इनवॉइस नंबर होने चाहिए और टैक्स उसमें डिडक्ट हो सर। इनवॉइस डेट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं दिया, ये बोला कि 11-12 मैंडेटरी आइटम उसमें होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? पार्टी का नेम होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? उसका जीएसटीएन नंबर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? स्टेट कोड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एचएसएन, जिसमें वो डील कर रहा है वो होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए? टैक्सेबल वैल्यू अलग से मेंशन होनी चाहिए। टैक्स अमाउंट अलग से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कि टैक्स अमाउंट समझ गए? यस सर। देखो, ये पार्टी की डेट आ गई, ये पार्ट इनवॉइस नंबर आ गया, ये डेट आ गई, ये पार्टी नेम आ गया, पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, है ना? यहाँ पर स्टेट कोड आ गया, ये स्टेट कोड आ गया। ठीक है। फिर एचएसएन आ गया, जिस चीज में वो डील कर रहा है। एचएसएन के बाद ये टैक्सेबल वैल्यू, कौन सी? बेसिक वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगता है 60,000। ये हमारा क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू आ गया।
फिर टैक्स अलग से मेंशन होना चाहिए, जी हाँ जी 5400 रुपए, 5400, 5000 CGST SGST टैक्स अलग से मेंशन हो गया, है ना। फिर ये साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उससे साइन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, साइन। साइन होना चाहिए, बिल्कुल। ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। इनके बारे में इन्होंने बोल दिया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे फॉर्मेट में बनाना चाहते हो खुद डिसाइड कर लो। फॉर्मेट नहीं बताया इन्होंने, इन्होंने बता दिया ये आइटम उसमें होने चाहिए। क्या क्या, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, पार्टी का नाम, GST नंबर, स्टेट कोड, HSN, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का अमाउंट अलग से आपको बताना है, बिल्कुल अलग अलग मेंशन करना है, ऐसा नहीं इंक्लूसिव नहीं करना है। इंक्लूसिव का कोई चक्कर नहीं है, आपको अलग से बताना है भाई बेसिक अमाउंट कितना है, टैक्स कितना लग रहा है। साइन होना चाहिए कंसर्न पर्सन से, और ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस पे है, ठीक है जी। एड्रेस होना चाहिए पार्टी का। तो ये 11 चीजें मेंशन है, ये 11 चीजें होनी चाहिए। तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। तो ये उसको कंप्लाइंस किस चीज की करनी है, इनवॉइस की। किस चीज की करनी है, इनवॉइस की। फिर इनवॉइस के साथ साथ उसको एक और चीज करनी है, अब नया आ गया, ई इनवॉइसिंग। सुना है आपने, ई इनवॉइसिंग के बारे में सुना है। यस सर। एक नया बता दिया है कि लोग बाग क्या करते हैं, टैक्स को मैनेज करने के लिए पुरानी डेट में बिल काट देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इनवॉइस का कंसेप्ट लेके आया कि आज आपने इनवॉइस बनाया, इस इनवॉइस को आप आज हमारी इनवॉइसिंग की वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दो, ठीक है। तो इन्होंने वो जो इनवॉइसिंग के कंसेप्ट है वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं किए। किस पे किए, जिनकी 500 करोड़ से शुरू किया था, शुरू में आया था जब इनवॉइसिंग, कि जिसकी 500 करोड़ टर्नओवर है वो इनवॉइसिंग बनाएगा। मतलब इनवॉइस बनाने के बाद एक साइट है वहां पर इनवॉइस को अपलोड करना होता है, ठीक है। इनवॉइसिंग की साइट है, वहां पर अपलोड करना होता है, ताकि आप एक बार बिल चढ़ा दो तो उससे छेड़छाड़ ना कर पाओ, है ना। बैक डेट में कोई काम ना कर पाओ। अगर बैक डेट में काम होना बंद हो जाएगा तो समझ लो टैक्स की चोरी काफी हद तक रुक जाएगी। तो अब इन्होंने वो लिमिट 500 करोड़ से घटाते घटाते 1 अक्टूबर 2022 को वो लिमिट कितनी कर दी है, 10 करोड़। कि अगर पिछले सालों में जब से GST आया है, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22 में अगर आपकी किसी भी साल में 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, तो इन्होंने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई आपको 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग करना है, जिस पर्सन की भी टर्नओवर इन पिछले सालों में 10 करोड़ से ज्यादा है। अब यही लिमिट 1 जनवरी 2023 से क्या हो जाएगी, बोला कि 5 CR है। अगले पिछले 5 सालों में अगर किसी भी साल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ हो गई है, तो आप क्या करो, 1 जनवरी 2000 इनवॉइस से जो भी इनवॉइस बनाओगे वो क्या बनाओगे, ई इनवॉइस बनाओगे। ई इनवॉइस मतलब इनवॉइस बनाने के बाद इनके ई इनवॉइस का पोर्टल है वहां पर क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे, है ना। ये देखो ई इनवॉइस है ना ये, तो नॉर्मल बिल बनाओ और इस ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे जाके उसको उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहां पर अपना लॉगिन बना लो और इस इनवॉइस को क्या कर दो, अपलोड कर दो, बारकोड वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो एक और कंप्लाइंस आ गया। इनवॉइस के साथ साथ आपको क्या बनाना है, ई इनवॉइस। किसको बनाना है, जिसकी टर्नओवर अभी तो वो क्या है 10 करोड़ है, 1 जनवरी से 5 करोड़ हो जाएगी, फिर आने वाले सालों में 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 CR। कि इन 5 सालों में अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा है, तो भी आपको 1 अप्रैल 2023 से क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस करना पड़ेगा, है ना। ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या है, बैक डेट में आप कोई काम नहीं कर पाओगे, जो काम करोगे फ्रंट में ही करोगे, क्योंकि मंथ एंड में ही पता चलता है ना, हो मेरा इतना टैक्स बन रहा है,
तो हम बोलते हैं, पार्टियां बोलते हैं ओहो मेरा इतना टैक्स बनना है, तो क्या किया जाए, बोले परचेज के बिल लो, तो बैक डेट में कोई दे ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो एक ई इनवॉइस, इनवॉइसिंग में क्या आ गया, इनवॉइस सिंपल टैक्स इनवॉइस और बिल बिल ऑफ सप्लाई हो गया। इनवॉइस बनाना, इनवॉइस बनाने के बाद बता दिया, ई इनवॉइसिंग के बारे में बताया कि आपको अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट। अभी ये किस पे लागू था, 500 करोड़ से शुरू किया था। अब ये अगर आपका टर्नओवर पिछले सालों में 5 करोड़ से भी अभी तो 10 करोड़ लिमिट है करंट में, 1 अक्टूबर से लागू हो गया, उससे पहले 20 करोड़ लिमिट थी। इन्होंने 1 अक्टूबर से बोल दिया अगर पिछले सालों में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ थी तो आपके ऊपर लग गया। अभी 1 जनवरी से क्या हो गया, 5 करोड़ से ऊपर वालों को इनवॉइस बनाना है, और 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट 1 करोड़ हो जाएगी। तो 1 करोड़ से जितनी भी टर्नओवर पिछले कई सालों में पार हुई है, उन सबको 1 अप्रैल 2023 से क्या बनाना है, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस का मतलब हो गया इनवॉइस सिंपल बनाओ और यहाँ पर लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन करके अपने इनवॉइस को अपलोड कर दो, ये मतलब हो गया, यहाँ रजिस्टर करना है। ठीक है, ओके। सर जी HSN का लिमिट कितना होता है, कब 2 डिजिट? अगर आप लार्ज टैक्स पेयर हो, आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, 2 कंप्लाइंस हो गए। दूसरा हो गया फिर ई वे बिल। तीसरा कंप्लाइंस क्या है, ई वे बिल। इनवॉइस में 3 चीजें आएंगी। पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको क्या बताई मैंने, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बताया। दूसरा ई इनवॉइसिंग के बारे में बताया, और तीसरा मैंने अभी क्या बताया, मैं बता रहा हूँ ई वे बिल। ई वे बिल सबको पता है क्या क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया है? यस सर। बताओ क्या पता है आपको। सर जैसे जब कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचे, उसका जो लिमिट 50,000 से एबव है, तो सर उस कंडीशन में सर क्या है, ई वे बिल जारी किए जाते हैं। और इसमें सर जैसे लिमिट भी दिया गया सर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि 24 हावर्स। सर एक्चुअली सर हावर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है सर, बस इतना मालूम है, अगर टर्नओवर सॉरी लिमिट अगर 50,000 के ऊपर जाती है तो ई वे बिल जनरेट किए जाते हैं सर। हाँ ठीक है ना। अब एक ठीक है, सर जी HSN का लिमिट कितना होता है? भाई अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपको 4 डिजिट मेंशन करनी है HSN की। और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट मेंशन करनी है HSN कोड की। ठीक है, दूसरा सर जी इनवॉइस कैंसिलमेंट हो सकता है। ठीक है, इनवॉइसिंग का एक सेपरेट चैप्टर है, तब मैं बताऊंगा। ई वे बिल, ई वे बिल क्या बनाना होता है, अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शन इनवॉइस का अमाउंट 50K से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या बनाना है, ई वे बिल बनाना होता है। और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, ये तो मैंने किसकी बताई, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे दिल्ली में 1 लाख है, अगर दिल्ली से दिल्ली में माल बेच रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा का इनवॉइस है तो आपको ई वे बिल बनाना है, 1 लाख से कम है तो नहीं बनाना है। वहीं अगर दिल्ली से बाहर आप मटेरियल सेल कर रहे हैं तो 50,000 रुपये बनाना है। तो इंटरस्टेट तो 50,000 सबका कॉमन है, बाकी सबने अपना अपना बना रखा है। राजस्थान में 2 लाख कर दिया है। ठीक है, तो इनवॉइस के 3 कंप्लाइंस फॉलो करने होते हैं बेटा आपको। पहला तो इनवॉइस, इनवॉइस में मैंने आपको बता दिया कि इनवॉइस में क्या क्या मैंडेटरी फील्ड्स होने चाहिए, तो ये बता दिया। 2 तरह के इनवॉइस होते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो उसमें क्या क्या मैंडेटरी फील्ड होने चाहिए। दूसरा ई इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपकी टर्नओवर अभी करंट में 10 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 अक्टूबर से 1 जनवरी से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इनवॉइस को बनाना है। उसके बाद ई इनवॉइसिंग का इनका एक पोर्टल है, वहां जाके अपलोड करना है, QR जनरेट करना है। तीसरा ई वे बिल। तो ये सारा पार्ट किसका है, ई इनवॉइसिंग का।
किसका है? इनवॉइसिंग का। फिर तीसरा आता है रिटर्न्स का। किसका आता है जी? रिटर्न्स का। क्या आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, इनवॉइस भी बना लिया, फिर आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले तो टैक्स जो डिपॉजिट करना होता है, कोई भी पर्सन हो रेगुलर, हम रेगुलर अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी किसके लिए कर रहे हैं? रेगुलर डीलर की कर रहे हैं। और 99.9% लोग क्या लेते हैं? रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही लेते हैं। ठीक है। तो जो टैक्स डिपॉजिट करना होता है, क्या करना होता है? मंथली करना होता है। टैक्स तो कोई भी कितनी ही टर्नओवर हो, कुछ भी काम करता है, उसको टैक्स क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स तो क्या चाहिए? मंथली चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद इनके दो कंप्लाइंस मेन होते हैं रिटर्न्स में। एक तो होता है 3B और एक होता है GSTR 1। तो 3B की डेट क्या दे रखी है इन्होंने? अगर आपकी टर्नओवर अबव 5 CR है तो आप 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो अगले महीने की मंथली आपको रिटर्न फाइल करना है। 3B आपको कैसे करनी है? मंथली। कब तक? अगले महीने की 20 तारीख तक। ठीक है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मंथली चूज कर लो। तो आप मंथली चूज करोगे तो आप इस वाले ब्रैकेट में चले हो जाओगे कि भाई आपको 20 तारीख तक फाइल करनी है। अगर मंथली आपने नहीं चूज किया तो आपके पास दो डेट है। तो आप एक और स्कीम है इनकी, वो उसको बोलते हैं QRMP, वो ऑप्ट कर सकते हो। QRMP आप ऑप्ट करोगे तो आप 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली अपनी 3B फाइल कर सकते हो। टैक्स तो आपको मंथली जमा करना है, पर आप अपनी 3B को क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। ठीक है। क्वार्टर खत्म होने की क्या, ये दो डेट डाल दी, 22 और 24 स्टेट के हिसाब से। मंथली वालों के लिए 20 मंथली, और क्वार्टर वालों के लिए क्या कर दी? 22 और 24। क्वार्टर खत्म होने के 22 दिन के अंदर और 24 दिन के अंदर ये इन्होंने स्टेट डाल दिया। जैसे पोर्टल पे लोड बहुत ज्यादा पड़ता था, आखिरी में रिटर्न फाइल नहीं हो पाती थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेट के लिए डेट इन्होंने 22 कर दी, क्योंकि हम लोग आखिरी मूवमेंट पे रिटर्न फाइल करते हैं। तो कुछ रिटर्न के लिए 22 डेट कर दिया और कुछ रिटर्न के लिए 24 डेट कर दिया। कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए 22 है और कुछ स्टेट्स के लिए 24 है। जैसे दिल्ली के लिए क्या है? 24। ठीक है। तो अभी 3B की बात कर रहे हैं। 3B में पॉइंट नंबर 1 मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई हो आपकी, या तो आप मंथली चूज करोगे या क्वार्टरली चूज करोगे 3B। ठीक है। अगर आपने मंथली चूज कर लिया तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, महीना खत्म होने के अगले 20 तारीख तक। अगर आपने क्वार्टरली चूज कर लिया, अगर आपने क्वार्टरली चूज कर दिया तो आपको क्या करना है? क्वार्टरली अगर आपने चूज कर लिया तो क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको 22 तारीख तक और 24 तारीख तक, या तो आप मंथली चूज कर लोगे 3B या क्वार्टरली। अगर मंथली चूज करोगे तो महीना खत्म होने के 20 दिन के अंदर, अगर क्वार्टरली चूज करोगे तो 22 तारीख और 24 तारीख तक आपको क्या करनी होगी? अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। 22 तारीख तक किसके लिए? ये डिपेंड करता है, इन्होंने एरिया वाइज बांट दिया है। तो अपना नॉर्थ इंडिया के लिए मोस्टली जो स्टेट्स हैं उसके लिए क्या है? जैसे दिल्ली के लिए क्या है? 24, वो इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये तो होगी GS3B की बात हो गई। दूसरा फिर इनको क्या करना पड़ेगा? GSTR 1। अब GSTR अगर आप मंथली हैं, अगर आप मंथली हैं तो आपको 11 तारीख तक करनी है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं GSTR 1 तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो क्या बोला? क्वार्टर खत्म होने के 13 दिन, 13th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर खत्म होने के 13 दिन के अंदर आपको फाइल करनी है। ठीक है जी, ये आ गया। वही अगर आप चाहते हो कि आप, कई लोग क्या करते हैं कि आपसे अगर माल खरीदेंगे
तो वो बोलेंगे कि हमारे 2A में नहीं दिख रहा है, तो हम आपको जीएसटी नहीं पे करेंगे। तो उसके लिए क्या इन्होंने निकाल दिया, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो फाइल कर दो, नहीं चाहो तो मत फाइल करो। ठीक है, तो ये कंप्लाइंस तो ये हो गया, ये आपके मंथली कंप्लाइंस हो गए। फिर आपको क्या करना होता है, एक एनुअल कंप्लाइंस करना होता है। एनुअल कंप्लाइंस बोलते हैं GSTR 9, जिसकी ड्यू डेट क्या होती है, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 21-22, उसकी GSTR 9 फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 फाइल करनी है। अब ये किसको करनी होती है, इसमें 2 रिटर्न फाइल होती है, 9 और 9C। ये एनुअल कंप्लाइंस करना होता है। अब इन्होंने बोला अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 2 CR है तो ऑप्शनल है, आप फाइल करो चाहे मत करो। ठीक है, हेलो। यस सर। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 CR है तो ऑप्शनल है कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करो या मत करो। पर अगर कोई गलती हो गई है, एनुअल रिटर्न मतलब होता है पूरे साल में जो भी आपने काम किया, आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसको करेक्शन करके पिछले साल की एक फाइनल रिटर्न यहाँ सबमिट कर दो कि हमने भाई ये सेल कम दिखाई थी या हमने ये परचेज फालतू लिया था, जो भी था सारा एडजस्ट करके पूरे ईयर को रिकंसाइल करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दो। उसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। कि एनुअली आप एक बार अपने सारी सेल परचेज सबको रिकंसाइल करके सबमिट कर दो। अब एनुअल रिटर्न उन्होंने हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं की, इन्होंने बोला जिसकी टर्नओवर 2 CR तक है उसके पास ऑप्शन है, वो अगर कोई गड़बड़ है, उसको लगता है जरूरत है कुछ ठीक करने की तो भर दे, अगर सब कुछ उसको लगता है सही है तो कुछ ना करे, ना भरे, जो डाटा है उसको फाइनल मान लेंगे हम। फिर उसके बाद टर्नओवर 2 CR से 5 CR तक है तो उसको 9 भरनी है। ये क्या होता है ना, एनुअल रिटर्न 9 भरनी मैंडेटरी है, वरना मैंडेटरी है। वहीं अगर उसकी टर्नओवर अबव 5 CR है तो उसको 9 भी भरनी है मैंडेटरी, और एक और चीज होती है 9C, वो भी है। 9 और 9C दोनों भरनी पड़ेगी। ये क्या होता है 9 और 9C, ये होती है बेसिकली 9 तो एनुअल रिटर्न होगी और 9C होती है रिकंसिलेशन। तो कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको रिकंसाइल करना, प्रॉपर टैक्स पे किया है नहीं किया, सारी डिटेल इसमें भरनी होती है। लास्ट ईयर तक इसको CA या कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो करवाना होता था, अटैच ड्यूली अटैच स्टैंप एंड साइन करवाना होता था। इस साल से मना कर दिया कि डीलर अपने ही डिक्लेरेशन पे ये दे सकता है, खुद साइन करके इसको सबमिट कर सकता है। तो ये GST की कंप्लायंसेस होती हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड और रिटर्न से रिलेटेड। ये कंप्लायंस अगर आपके पास GST नंबर आपने ले लिया तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा, इस कंप्लायंस से अलावा कोई आप डाउट हो तो आप पूछो। मैं एक बार रिटर्न्स वाला सेक्शन दोबारा दोहराता हूं। पहली चीज तो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपकी कितनी भी टर्नओवर हो, आप सेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं हो रहा तो किसकी, नील की रिटर्न फाइल करोगे। भाई डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल परचेज नहीं हो रही है, आप बताओगे नहीं तो वो क्या सोचेंगे, वो तो ये सोचेंगे ना कि भाई आप सेल कर रहे हो दिखा नहीं रहे हो। तो उनको बताने के लिए हम क्या फाइल करेंगे, नील की रिटर्न फाइल कर देंगे। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, ऑप्शन नहीं है। नहीं करोगे तो क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, 20 रुपी पर डे अप टू मैक्सिमम 500 रुपी पर रिटर्न। ठीक है, नील की रिटर्न आपने नहीं फाइल की तो क्या लगेगा, 20 रुपी पर डे अप टू मैक्सिमम 500 रुपी पर रिटर्न, ये आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है आपका, लगातार 6 महीने आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर झंझट में जाओ वहां खुलवाओ। फिर यहाँ टैक्स, आपको रिटर्न, आपको क्या करना है, टैक्स मंथली डिपॉजिट करना है और 2 रिटर्न मिलनी करनी होती है, GSTR 1 और 3B। 1 होती है सेल के लिए, बस 1 को आप क्या कर सकते हो, मंथली फाइल, अगर आप
1 को आप मंथली फाइल करोगे तो मंथ खत्म होने के 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको जमा करना होगा पिछले महीने का। और अगर आप क्वार्टरली सबमिट कर रहे हो तो क्वार्टर खत्म होने के 13 दिन के अंदर आपको GST-R1 फाइल करना होगा। ऐसी सेल है। अगर आप मंथली कर रहे हो तो 20 तारीख तक आपको जमा करना होगा। अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो 22 और 24, अब डिपेंड करता है कौन से स्टेट में आप फॉल करते हो। दिल्ली के लिए 24 है ये, ठीक है। तो ये पूरे साल आप ये रिटर्न फाइल करते रहो। फिर साल खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। साल खत्म होने के बाद क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, 9 और 9C। जैसे अभी की फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म हुआ, 21-22, तो उसकी जो 9 और 9C फाइल करनी है 31 दिसंबर 2022 तक करनी है, नेक्स्ट मंथ के एंड तक। एनुअल रिटर्न किसको करनी होती है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उसके लिए ऑप्शनल है। अगर उसे लगता है कि जो पूरे साल जो इसने 3B और 1 फाइल किया है, जो टैक्स जमा किया है, क्रेडिट लिया है, उसमें कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करने के लिए फाइल कर दे। 2 से 5 करोड़ तक 9 तो मैंडेटरी है, 9C नहीं भरना है। और 9 अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको 9 भी भरना मैंडेटरी है और 9C भी भरना मैंडेटरी है। तो ये सारे कंप्लायंसेस थे। ये जो QRMP का जो मेथड है ना, जिसमें परसेंटेज में टैक्स जमा होता है, ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो सबको हम भी यही करते हैं और लोग 99% लोग यही करते हैं कि हर महीने सेल परचेज का बिल मंगाते हैं, बिल मंगा के कंप्यूट करते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया। उसमें हम कंप्यूट करो टैक्स को, और कंप्यूट करने के बाद टैक्स को मंथली डिपॉजिट कर दो। वो परसेंटेज वाला फेसिबल नहीं है कि 30% जमा कराओ, किसका 30% कैसे कराओ, वो थोड़ा सा फीसिबल नहीं है। तो सबसे बेटर क्या है, सबसे बेटर है कि आप अपना मंथली कैलकुलेट करो। तो जीएसटी में कंप्लायंस की हम बात करें तो हमने आज क्या क्या सीखा, रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, कब लेना है, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कौन कौन सी चीजें को रजिस्ट्रेशन के रूप में पूरा करना होता है। दूसरा मैंने बताया इनवॉइसिंग के बारे में। इनवॉइसिंग में पहले टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई कैसे कैसे रेज करनी है, क्या क्या मैंडेटरी फिल होने चाहिए, फिर ई इनवॉइसिंग के बारे में बताया, और फिर ई वे बिल के बारे में बताया, है ना। इसी तरह से फिर हमने रिटर्न्स को जाना। रिटर्न्स में टैक्स मंथली जब डिपॉजिट करना है, रिटर्न्स फाइल करनी होती है, वेदर आपकी टर्नओवर हो या ना हो, ठीक है। टैक्स मंथली डिपॉजिट करना होता है, 2 रिटर्न जाती है, 3B और GST-R1, इसके बारे में बात की। और फिर एनुअल रिटर्न 9 और 9C। तो ये सारी चीजें, ये एनुअल कंप्लायंस है जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमने 3B फाइल कर लिया है, 1 फाइल की थी, 3B फाइल की थी, ठीक है ना। 3B फाइल की थी, 1 फाइल की थी, रजिस्ट्रेशन भी किया था, ITC भी देखा था, एक्सेल में कंप्यूटेशन भी देखी थी, और अभी आ रहा 20 तारीख, अभी एक आधी रिटर्न आपसे और भी कराएंगे। तो आज का टॉपिक क्या था, एनुअल कंप्लायंस के बारे में था। कोई है किसी को डाउट इसमें? हेलो सर। हाँ जी, कौन? हाँ सर, अविनाश बात। या टेल मी, अविनाश बताओ। सर वो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी हम GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर? हाँ, फाइल कर सकता है, पर बिल ऑफ सप्लाई मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट चार्जिंग टैक्स टू द पार्टी। जब आप आगे से कोई बिल, आप इन ऐसी गुड्स में डील करते हैं जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, फूड ग्रेन है, अनाज है, आप गेहूं को एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं तो इनवॉइस तो बनाओगे ही भाई। इनवॉइस तो एक होना ही चाहिए ना, सामान जा रहा है तो। किसको इनवॉइस किस लिए होता है, इनवॉइस ये पता करने के लिए किसने इनवॉइस बनाया है, किसके नाम पे बनाया है, कितनी वैल्यू का बनाया है, ये माल कहाँ जा रहा है, इस माल इसमें क्या रखा हुआ है। तो वो सारी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है आपकी गुड्स का। तो अगर आगे से आप GST चार्ज नहीं कर रहे हो तो क्या बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई लिख दोगे, सिंपल। और अगर आप आगे से टैक्स चार्ज कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस लिखोगे। GST में 2 तरह के इनवॉइस हैं। आप मान लो आप किराने की शॉप पे डील करते हो, आप किराना की दुकान चला रहे हो, अब आप उसमें ऐसे प्रोडक्ट में भी डील कर रहे हो जिसपे GST लगता है। जैसे आपसे कोई स्पाइसेस लेने आया, कोई पैक सामान लेने आया, है ना, कुछ ऐसा सामान लेने आया जिसपे GST चार्ज होता है, तो आप उसको क्या दोगे, टैक्स इनवॉइस दोगे। ऐसा सामान लेने आ गया जिसपे GST चार्ज नहीं होता, मतलब फूड ग्रेन लेने आ गया, आपसे अनाज लेने आ गया, किराने की शॉप है आपके पास था, है ना, तो आप क्या करोगे, उस पर उसको बिल ऑफ सप्लाई बना के दोगे, क्योंकि आपने जिसे से माल खरीदा वहां पर भी GST नहीं दिया, आप आगे भी GST नहीं दे रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और कोई?
चलो, तो ये सारा बिल ऑफ सप्लाई, ये सारा कंप्लाइंस के बारे में था। अब इन कंप्लाइंस को और एक्सप्लोर करेंगे। कल की जो क्लास रखेंगे वो ई वे बिल के बारे में रखेंगे। सर एक सवाल है। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जिनका हम जीएसटी बनाते हैं उनका कितना टाइम तक हम नील रिटर्न फाइलिंग दिखा सकते हैं? अगर उनका कोई टैक्स हम पे करेंगे तो कैसे करेंगे अगर वो जीएसटी नहीं लेते हैं कस्टमर से? देखो, अगर उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जीएसटी के सारे रूल एंड रेगुलेशन उसको मानने पड़ेंगे। जीएसटी लॉ उस पे लग गया, और जीएसटी लॉ बोलता है कि भाई आप, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप 1 रुपए का भी माल बिना जीएसटी के सेल आउट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो इसका अच्छा। मतलब वो सेल कर रहे हैं बिना जीएसटी के, तो खुद वो ऑफेंस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। उनको ओके। हाँ, उसको, उनको अगर जीएसटी नंबर उसके पास है तो बिना जीएसटी के वो माल सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है? अच्छा। उनको जीएसटी बोलो कि सारा माल जीएसटी पे सेल करो, नहीं तो किसी दिन धरे जाओगे। दूसरा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप नील, अगर आपकी सेल परचेज नहीं हुई तो नील फाइल करो। अगर आपकी सेल परचेज हुई है तो आप डाटा बताओ कितने की सेल हुई है, कितने की परचेज हुई है, उसका डिफरेंस है वो टैक्स जमा करो। ऐसा कोई उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इतने दिन तक नील का फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं। अगर भाई नील का फाइल कब करोगे? जब आपकी सेल और परचेज नहीं होगी। तो जब सेल परचेज नहीं हो रही तो नील का फाइल करो, जब सेल परचेज हो रही है तो डाटा का फाइल करो। पर अगर 6 महीने तक आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो जीएसटी कैंसिल कर देंगे। ठीक है? ओके। और हर महीने सेल के बिल लो, परचेज के बिल लो, एक्सेल पे डाल के कंप्यूट करो, उनको बता दो आपका इतना टैक्स लायबिलिटी बननी है, इसको जमा करो। जो परचेज किया उसको क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर दो, जो कैश में पे किया वो पे करो। तो मैंने बताया बहुत सारे रिटर्न्स, और अभी और भी कराऊंगा। जीएसटी में थोड़ा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि जीएसटी सबसे ज्यादा रेगुलर कंप्लाइंस है और हर आदमी को इससे गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है? ओके। करना ही पड़ेगा। और पूछो सवाल। सर डिलीवरी उसको आपको क्या सजेस्ट करना है उसको कि भाई अगर आपके इफ यू हैव ए जीएसटी नंबर तो आपको बिना जीएसटी के आप कोई माल सेल नहीं कर सकते। अगर कल को वो अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी कबाड़ी को बेचेंगे ना, तो जीएसटी पे बिल काट के ही बेचेंगे। जीएसटी का लॉ ये बोलता है। ओके सर। हाँ बताओ। सर वो डिलीवरी चलन के ऊपर भी हम जीएसटी फाइल कर सकते हैं? हाँ, डिलीवरी चालान 4 कंडीशंस में बनता है। ठीक है? एक तो ब्रांच ट्रांसफर विद इन स्टेट। बोला जैसे कि दिल्ली के अंदर 2 प्लेस हैं, एक पश्चिम बिहार, एक पीरागढ़ी। मेरे 2 ऑफिस हैं। इस ऑफिस से यहां माल जाता है। अब वो इनवॉइस से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का जीएसटी नंबर क्या है? सेम है। जब जीएसटी नंबर सेम है तो यहां अगर हम इनवॉइस बना देंगे तो इसकी सेल और इसकी परचेज जीएसटी नंबर में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या जाएगा? डिलीवरी चालान जाएगा। परफेक्ट। डिलीवरी चालान 4 केसेस में बनता है बस। पहला ब्रांच ट्रांसफर के केस में, दूसरा अप्रूवल सेल। किस केस में बनता है? होलसेल। अप्रूवल सेल। अप्रूवल सेल का देखो जरा, पहला क्या बताया? ब्रांच ट्रांसफर। विद इन स्टेट। दूसरा अप्रूवल सेल। अप्रूवल सेल बोले तो अप्रूवल सेल का मतलब हो गया जी, जैसे कि आप जानते हैं, आपने नाम सुना है स्टंट। स्टंट किसे कहते हैं? हार्ट के अंदर लगता है स्टंट। हाँ। हार्ट फेल हो जाता है ना, सही से पंप नहीं करता, तो स्टंट लगाते हैं। ठीक है? जो हॉस्पिटल्स हैं वो इन्वेंट्री अपने पैसों से नहीं रखते, वो कंपनियां को बोलते हैं। जैसे ए लिमिटेड है, ये स्टंट में डील करती है, तो इन्होंने बोला ए लिमिटेड को ऐसा करो, आप हमारे इन्वेंट्री, हमारे फार्मेसी में आप ये स्टंट रख दो। क्या करो? ये स्टंट रख दो, और जैसे ही हम पेशेंट को लगाएंगे ये स्टंट, हम पेशेंट को बिल करेंगे, आप हमें बिल कर देना। क्या बोला? कि आप ए लिमिटेड से बोला कि आप ये स्टंट हमारी फार्मेसी में रख दो, आप हम आपको अपना स्पेस दे रहे हैं रखने के लिए, बट आप बिल मत करो हमें।
बिल हमें तब करना जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, हम उसको ये स्टंट लगाएंगे, हम पेशेंट को बिल करेंगे, आप हमें बिल कर देना। तो ऐसे करके इन्होंने क्या करा, इन्वेंट्री में जो पैसा लगना था उससे बचा लिया। अब ये जो कंपनी है यहाँ इनकी फार्मेसी में ये माल रखेगी तो कोई तो डॉक्यूमेंट लेगी ना, तो ये क्या करती है, डिलीवरी चालान ले लेती है। डिलीवरी चालान बना स्टंट ले जाती है, डिलीवरी चालान ले जाती है, इनको चालान यहाँ पर सामान रख देती है और इनसे डिलीवरी चालान पे साइन करवा लेती है। ये प्रूफ हो जाता है कि भाई हमने यहाँ माल रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया अप्रूवल सेल। तीसरा हो गया जॉब वर्क। जॉब वर्क समझिए, हाँ सर। है ना, जैसे आपने कोई काम फर्दर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर दिया हुआ है। ठीक है, जॉब वर्क मतलब हो गया, जैसे हमारी एक कंपनी है वो क्या बनाती है, ई रिक्शा बनाती है, बैटरी रिक्शा। ठीक है, ई रिक्शा बनाती है, उस पे ना पाउडर कोटिंग होती है। तो पाउडर कोटिंग होने के लिए दूसरी फैक्ट्री में जाती है, किसी बाहर पार्टी के पास जाती है, वेंडर के पास। तो यहां से ई रिक्शा गया, सेल नहीं हो रहा, गया किसके लिए गया, पाउडर कोटिंग के लिए। पाउडर कोटिंग होती है, बॉडी जो ई रिक्शा की बॉडी होती है ना, उस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जिसको उससे क्या रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो यहां से ई रिक्शा गया किसके साथ, डिलीवरी चालान के साथ, और वहां पर क्या हुआ, इस पे पूरा पाउडर कोटिंग हुई और ये रिक्शा वापस आ गया। मतलब प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाए तो आने जाने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, डिलीवरी चालान। ठीक है, और चौथा केस होता है when the final product is not known, final value not known। जैसे कि आइस है, आप बर्फ में डील करते हैं, आपने किसी को भेज दिया, आपने 6 किलो भेजी, वहां पहुंचते पहुंचते 4 किलो हो गई, तो इनवॉइस अब चाहे 6 किलो पे बनाया 4 किलो पे, तो वो क्या जाता है, सामान जाता है किसके साथ, डिलीवरी चालान के साथ। और वहां जब पहुंच जाता है तो डिसाइड होता है कि भाई कितने का इनवॉइस बनना है। तो इन 4 केसेस में डिलीवरी चालान बनता है। ठीक है, बाकी सब में इनवॉइस चाहिए होती है। सर जी कंपोजिट स्कीम का टर्नओवर लिमिट कितना होता है, और टैक्स भी टर्नओवर पर, टैक्स फ्री भी टर्नओवर। कंपोजिट स्कीम की ना मैं एक क्लास लूंगा प्रॉपर, एक ही क्लास लूंगा पूरा कंपोजिट स्कीम से समझाने के लिए आखिरी में। अभी मत भागो, आज ही कंप्लायंस आपने समझ लिए, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, ई वे बिल के बारे में। तो ये सारी चीजें देख लेना। अभी हम 7 दिन के अंदर सारी थ्योरी खत्म करेंगे, फिर 1 से 10 दिन के अंदर पूरा प्रैक्टिकल दोबारा करेंगे और इसको खत्म कर देंगे, जीएसटी को। ठीक है, अब 7-8 दिन क्या चलेगा, थ्योरी चलेगी, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आज मैंने क्या बताया, कंप्लायंस अंडर जीएसटी के बारे में आपसे बात किया। चलो जी, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय। बाय।